हेलो दोस्तों, एक बार सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए हैं एनबीआर द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे पेपर आईडीटी का जो डिप्लोमा लेवल सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ है उसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इस बार का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आया और लोगों के विचार आया कि नहीं सर, इस प्रश्न बहुत ही टफ आ रहे हैं। तो संतोषजनक जवाबों के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं। जो हमारा पेपर का टाइटल है, पेपर नंबर हमारा 5वां करिकुलम डेवलपमेंट है। जो कि मैं बार बार बताता हूँ, आपके 45 मार्क्स हैं, समय 3 घंटे हैं आपका, ठीक है। और आपके जो पार्ट है, 4 पार्टों पेपर को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पेपर सेट का जो स्ट्रेटजी है 4 पार्ट में है। तो पहला पार्ट जो हमारा है 9 नंबर का है। और 9 नंबर का दोस्तों, यहाँ से एक नंबर भी हमें आपको एक्स्ट्रा नहीं जाने देना है। 9 हमें पूरे पूरे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत सुंदर और बहुत ही कह सकते हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसलिए 9 के 9 में प्रश्न रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, जो पहला प्रश्न आपका है और एक प्रश्न का जवाब है, देख लीजिए। पूरे प्रश्न आपको करने, कोई यहाँ से स्किप नहीं करना, आपको पूरे प्रश्न करने अनिवार्य और करना ही है आपको पूरे प्रश्न, क्योंकि ये 9 नंबर की बात है आपके लिए। तो भूलिएगा नहीं, आप लोगों को पूरे करने। चलिए देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, आरपीडब्ल्यू। वाह, बहुत अच्छी बात। यही प्रश्न आपके पहले पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में दिया हुआ था। दोबारा ही वही प्रश्न आ गया भाई, देख लो। पहला प्रश्न हमारा क्या है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को विस्तारित करना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं। जो कि 2016 में भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम पारित किए। इसे लागू करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पारित किया गया था। इस अधिनियम ने 1995 में, ठीक है, कि दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम का स्थान ले लिया और 3 दिसंबर 2016 को प्रभावी हो गया। देखिए, पहले क्या था अपने भारत में, जो चल रहा था ये अधिनियम 1995 था, ठीक है, ये चल रहा था। इसी की जगह इसको हमने क्या किया, रिप्लेस किया है, 3 दिसंबर 2016 को आया है, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये जानकारी रही और ये आपका प्रश्न सटीक इसका जवाब रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न जो हमारा है यूएनसीआरपीडी, एनसीआरपीडी के बारे में पूछ रहा है। दूसरा हमारा प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं इसका जवाब क्या है। देखिए यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये आपके यही प्रश्न आपके जो मैंने अभी इसके पहले ही वो किया है आपको, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, पहला जो आपका पेपर है दिव्यांगता का परिचय, पेपर कोड 0 जो 1 है आपका, उसमें भी यही प्रश्न, सेम प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो समझ, 2 प्रश्न आपके मिल गए पहले प्रश्न पेपर से, ठीक है। जो कि उसमें बताया भी था आपको, यह दिव्यांग बच्चों के लिए ही कार्य करता है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न हमारा जो है, तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो है ट्रिपल सी, ठीक है। ट्रिपल सी है। अगर हम ट्रिपल सी की बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि ये देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है सी मतलब ट्रिपल सी, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी का जो पूर्ण रूप है, या कह सकते हैं इसका जो विस्तारित रूप है, आपको यहाँ थोड़ा देखने को मिल रहा होगा। देखिए, ये ट्रिपल सी का जो फुल फॉर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी होता है, ठीक है। जो कि स्पेशल एजुकेशन के लिए ये अप्रोप्रिएट है। वैसे आप ट्रिपल सी के बारे में सर्च करेंगे, बहुत सारे जो ट्रिपल सी कोर्स होते हैं उसके बारे में आएगा, नहीं वो आपको नहीं लिखने थे। जो इसके सही जवाब आपके सीसीई के हैं, आपके 3 सी जो हैं, उनके जो सही जवाब है सर्टिफिकेट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी है। और ये इसको निर्धारण करने के लिए कह सकते हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए जो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आशा, ठीक है। क्या दिख रहा होगा आपको, आशा दिख रहा है, ठीक है। अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन इसको सर्टिफाई किया है, ठीक है, कि यह जो व्यक्ति जो आपका 3 सी है, इसको अगर पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा, तो वह बच्चा क्या करेगा, व्यक्ति कह सकते हैं कि आगे चलकर डेफ बच्चों के लिए वो आइडियोलॉजी और बच्चों के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी मतलब स्पीच थेरेपी देने का कार्य कर सकता है, ठीक है। देखिए, सी तो आपके सामने ही है, ट्रिपल सी। इसमें अगर ए लग जाएगा, कोर्स का नाम हो जाता है, आइडियोलॉजी जुड़ जाता है। और अगर यहाँ पर आप देखिए ट्रिपल सी तो है ना, ट्रिपल सी बाद क्या, एसएलपी मतलब स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, 3 शब्द जुड़ गए हैं, मतलब ये तीनों कोर्स का मेन नाम है। उसके आगे अगर ट्रिपल सी डैश ए करते हैं तो आइडियोलॉजी फील्ड में आप एक्सीलेंस माने जाएंगे। और अगर आप ट्रिपल सी डैश एसएलपी कोर्स करते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के मामले में आप अच्छे से माने जाने एक व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होकर आएंगे सामने, ठीक है। तो अलग अलग ए आपका सी था। बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे कि हाँ, वो जो सर्टिफिकेट वाला होता है कंप्यूटर, वही कोर्स ट्रिपल सी लिख के आए, नहीं वो गलत है। सही जवाब इसका यहाँ आपके सामने, सर्टिफिकेट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
वही प्रश्न फिर आपका रिपीट हो गया भाई, NIEPID आपका, ठीक है, जो कि ये भी प्रश्न मुझे याद है आपके इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर में दे चुका है यही प्रश्न, मतलब आपके पहला प्रश्न मैच हो गया, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न मैच आपका मिल गया, ठीक है। अगर आपने पहले प्रश्न को थोड़ा गौर किया होगा, आपका 3 प्रश्न यहाँ से मिल गया, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है, जो मानसिक रूप दिव्यांग बच्चों के लिए सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है। मैंने बताया था यह किसके अंदर काम करता है, MSJI के अंतर्गत करता है, ठीक है, MSJI के अंतर्गत काम करता है। और यह कहाँ पर सिचुएटेड है, यह सिकंदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा एडीएल है। एडीएल के बारे में आपने बहुत खूबी सुना होगा, जो 5वां हमारा प्रश्न है एडीएल है, इसके बारे में आप बहुत खूबी सुना होगा, ठीक है। तो जो हमारा एडीएल है, एडीएल के बारे में अगर देखा जाए तो आपका दैनिक जीवन गतिविधियां हैं, ठीक है, दैनिक जीवन गतिविधियां हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए देख रेख के लिए उनकी गतिविधियों से संबंधित किया जाता है, जिससे उनके जो कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जब बच्चा सो के उठता है और जब बच्चा फिर सोने तक जाता है, जितनी गतिविधियां होती हैं उन्हीं को एडीएल कहा जाता है, जो दैनिक जीवन गतिविधियां शामिल होती हैं उसमें। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या है, एक एडीएल है, फिर आगे आ गया, देखो एडीएल तो कॉमन है भैया, लेकिन आगे हमारा सिर्फ इसमें आई लग गया है, मतलब एडीएल को आई एडीएल कर दिया गया है। अब कुछ तो डिफरेंट होगा, उसको भी देख लेते हैं, इसका जवाब क्या होगा, सही सही, ठीक है। चलिए आई एडीएल देख लेते हैं। तो आई एडीएल का जो पूर्ण रूप है, दैनिक जीवन की वाद गतिविधियां होती है, इसलिए मैंने थोड़ा हिंदी लिखे, थोड़ा अंग्रेजी लिखे हैं, जो ताकि आप दोनों भाषाई बच्चों के लिए समझ में आ सके, ठीक है। ये आईएडीएल का फुल फॉर्म है, दैनिक जीवन की वाद गतिविधियां, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल मैंने यहाँ पर वो दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी आपका एक आइडिया आइडियल का भी एक कह सकते हैं विस्तृत रूप है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ देखते हैं, FACP क्या है प्रश्न हमारा, FACP हमारा 7वां प्रश्न हमारा क्या है, FACP है, ठीक है। तो FACP का जो प्रश्न है, इसको हम किस तरह से समझने का प्रयास करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शनल असेसमेंट। अगर जो बच्चा कैरिकुलम डेवलपमेंट का पेपर पढ़ा होगा, जिसके पास सिलेबस होगा, वो जितने फुल फॉर्म दिए एक भी उसका गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी फुल फॉर्म उसको सिलेबस में दिए हुए हैं कंटेक्स्ट में, ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग FACP का फुल फॉर्म होता है। अब यह इसका हिंदी भी मैंने यहाँ लिख के रख दिया है, प्रोग्रामिंग के लिए कार्यात्मक मूल्यांकन चेकलिस्ट है, ठीक है। और यह किसके लिए काम होता है भैया, शैक्षिक मूल्यांकन के लिए होता है, जो स्कूली लेवल के शिक्षा के पर ये किया जाता है। तो ये आपका FACP का पूर्ण रूप था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो अभी तो ये प्रश्न था FACP। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो आता है ABA, ABA प्रश्न हमारा क्या है, ये देखते हैं, हमारे यहाँ ABA प्रश्न है, 8वां प्रश्न आता है। तो ABA प्रश्न को हम किस तरह से समझने का प्रयास करेंगे, लिए देखते हैं। एबीए जो हमारा है अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण है, ठीक है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस को नाम से जाना जाता है, इसका पूर्ण रूप है, जो कि ये बच्चे को सीखने और व्यवहार के ऊपर क्या करता है, एक थेरेपी होती है, ठीक है। तो ये आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, एबीए का फुल फॉर्म। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, आप कितने नंबर पा रहे हैं, कितने नंबर आपके गलत हो रहे हैं, क्योंकि सब अप्रोप्रिएट जवाब यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है जो प्रश्न 9वां और सबसे क्रीम एंड स्वीट शॉर्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, AIC, AAC होता है, ठीक है। आप इसको बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे। इसके बारे में देखते हैं आपका क्या होता है, अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। यह एक आपका अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन होता है, जो मौखिक भाषा के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप आपका यही है, ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, इसी को हम बोलते हैं AAC, ठीक है। इसका पूर्ण रूप या कह सकते हैं विस्तार रूप यही था। यहाँ से आपके 9 प्रश्न पूरे होते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जैसे मैंने आपको पहले विदित करके बता दिया है, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए 2 अंक का प्रश्न है, वो लिखा हुआ कि सभी प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए, ठीक है। मतलब 2 या 3 शब्दों में बोला है तो भाई आप ध्यान रखना, इसको 1 या 2 शब्द वाक्य मत लिखना, इसको कम से कम आधे पेज लिखना, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, नहीं नंबर काट लेते हैं ये लोग NBR वाले, ठीक है। आपसे बोलेंगे ऐसा लिखो, फिर बाद में बोलेंगे बच्चे गलत लिख देते हैं, इस बार बहुत सारे फेल हो जा रहे हैं इसी वजह से। पहला हमारा क्या है, समझ शिक्षा से आप क्या समझते हो, इंक्लूजन एजुकेशन को समझाना है,
नेक्स्ट हमारा है करिकुलम डिफाइन करना है। तीसरा हमारा है कि एसएलडी क्या होती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जो अलग अलग प्रकार लर्निंग डिसेबिलिटी होती है सबको आपको यहाँ पर थोड़ा डिफाइन करना था। उसके बाद आपको आता है सेल्फ केयर के बारे में बताना था एंड एएसडी। देखिए यही प्रश्न सेम एएसडी क्या है आपके पहले पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी आया है, मतलब उसके भी यहाँ सभी 3-4% क्वेश्चन मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन बी में इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट किए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सी सेक्शन में। सी सेक्शन क्या है, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और 3 अंक का है। ठीक है, अब दिए कितने हैं, 6 प्रश्न है, आप करने कितने हैं भैया, आपको 4 करने हैं। पहला हमारा क्या है, पिरामिड प्लान आपको किस तरह से बनाना है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। अगर 3 नंबर का कह रहा है करने के लिए, आई थिंक आपको 2 से 2.5 पेज लिखना है। आप इसको 2 लिखो या फिर आपको 2.5 पेज, मतलब इसको लिखने का प्रयास में कमी मत करिएगा आप लोग, नहीं तो फिर वही बात होगी कि आपने गलत लिखा या फिर आपके बच्चे नहीं लिखे। कितने बच्चे फेल हो गए इसकी वजह से बताओ। एक इतिहास रच दिया आरसीआई ने कि एक एक बार में सब पूरे बच्चे, भारत के ही बच्चे पूरे सब फेल हो गए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग। दूसरा हमारा प्रश्न है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकसित करने में एक शिक्षक की भूमिका किस तरह होती है, उस तरह आपको इसको डिफाइन करना है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि जो एएसडी बच्चे होते हैं उनके प्राइमरी लेवल पर जो करिकुलम जो होता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है, उसके जो पर्सनल एरिया होता है उसके बारे में बताना है कि एएसडी के जब पाठ्यक्रम विकसित करते हैं कौन कौन से एरिया को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप प्रश्न का दिशा जो है उसी दिशा में जवाब देंगे तो आप एक्यूरेट नंबर गेन करेंगे। अगर प्रश्न कुछ और कहना चाहता आपने दिया कुछ और, तो आपके नंबर कम आएंगे। इसलिए प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ो, ये आपको बताएगा भाई मुझे किस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न ये अपने जवाब देता है कि मुझे क्या करना है भैया। चौथे प्रश्न देखिए, माध्यमिक स्तर के बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम विकसित कीजिए। अब यहाँ किस बात की कह रहा है, तो इसमें तो आपको दिया एसडी के बारे में। अब यहाँ क्या क्या, आईडी के सेकेंडरी लेवल में जो बच्चों के पाठ्यक्रम डेवलप किए जाते हैं उसमें सोशल और एकेडमिक शिक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हमें आईडी बच्चों के सेकेंडरी लेवल के पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो 5वां प्रश्न है, यहाँ पर फिर एएसएल स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कह रहा है कि आपको टीचिंग स्ट्रेटजी डिफाइन करना है, कौन कौन सी आप तरीका से उनको पढ़ाओ, कौन कौन सी रणनीतियां बनाओगे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बच्चे लर्निंग डिसेबल हैं, उसको आपके बारे में वर्णन करना था। नेक्स्ट आप कहता है फिर कि करिकुलम इवेल्युएशन प्रोसेस, आप किस पाठ्यक्रम को किस तरीके से हमको इवेल्युएट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया लिखना पड़ता है आपको यहाँ पर। अगर आपने जैसे मैं बता इस तरह आपने लिखा होगा, आई होप आप अच्छे नंबरों से गेन करेंगे और अच्छे नंबर से आप पास होके अच्छी मेरिट आपकी बन के आएगी दोस्तों। डी हम तीसरा सेक्शन देखते हैं यहाँ पर, सॉरी लास्ट वाला देखते हैं, डी वाला आ गया है। ठीक है, तो डी वाले में देखते हैं तो यहाँ पर किया क्या है, 2 प्रश्न करने हैं 7 नंबर के, मतलब आपको 2 प्रश्न ही करने हैं, 4 प्रश्न हैं। आपके पास टाइम बहुत रहता है, सफिशियंट 3 घंटे हैं, तो आराम से इसको इत्मीनान से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान समझने का प्रयास करिए, आप कैरिकुलम एडॉप्टेशन को क्या करना है, समझाना है, आप क्या समझते उसको लिखना है। नाउ एडॉप्टेशन की नीड क्या है, देखो यहाँ कॉमा लगा है, इस प्रश्न में आपके जवाब छिपे हुए हैं, यहाँ से आप इसको अलग कर सकते हो। राइट, इट्स नीड फॉर एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन की आवश्यकता लिखनी है। फिर एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन फॉर इंक्लूसिव सिटिंग, अब इसी जो कैरिकुलम का एडॉप्टेशन था इसी चीज को आप एकोमोडेशन में और मॉडिफिकेशन करना है, किसके संदर्भ में, समावेशी सेटिंग में। ठीक है, तो इंक्लूजन सेटअप में आपको किस तरह एकोमोडेट करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, किस चीज का, कैरिकुलम का। तो आपको इस तरह से जवाब देना चाहिए था इसका, आई होप आप दिए भी होंगे इस तरह से, मैं ऐसा नहीं कहता आपने नहीं दिया होगा, आप इस तरह से को बखूबी जवाब दिया होगा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, जो कैरिकुलम ट्रांजेक्शन होता है, कैरिकुलम कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन को हम अगर दूसरे भाषा में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में लिखा जाता है कि अगर बच्चा जो कैरिकुलम 1 से 5वीं तक का है तो 6 से 8वीं में जाएगा तो कैरिकुलम क्या होता है, ट्रांजेक्शन होकर आगे बढ़ जाता है, उसमें कह सकते हो ना ट्रांसफर होता है, तो कैरिकुलम को हमें किस तरह से आगे परिवर्तन करते रहना है उस चीज के बारे में आपको यहाँ पर समझाना था। और उसके अप्रोचेस लिखना, उसमें कौन कौन से अप्रोचेस, कौन कौन से दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है कैरिकुलम ट्रांजेक्शन करने के लिए, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए था। एंड और तीसरा प्रश्न जो हमारा है, स्पेसिफिक जो लर्निंग एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो बच्चे थे उनको ध्यान रखना है कि उनके आउट एलिमेंट्री स्टेज एडॉप्टिंग कैरिकुलम, एलिमेंट्री स्टेज जो एलिमेंट्री एजुकेशन उनके लेवल होता है उस लेवल पर एडॉप्ट करना है कैरिकुलम को, और उनके नीड को आपको लिखना है डिटेल करके। ये आपको तीसरे प्रश्न पूछ रहा था। चौथे प्रश्न क्या कह रहा है,
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्किल फॉर चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, मतलब आईडीडी की बात कर रहा है। उनके हमको डिफाइन करना, क्या उनको सामाजिक कौशल को डिफाइन करना है, सामाजिक कौशल के महत्व लिखने हैं, डिफाइन करना है। और साथ ही साथ किस लेवल पे, प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, फिर आपको इस चीज को दर्शा, इस पर प्री प्राइमरी का अलग होंगे, सेकेंडरी लेवल का अलग होंगे, और सिट्यूबल मतलब उपयुक्त एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण साथ आपको समझाना था। देखो उदाहरण अगर आप देते हैं ना, तो एक अच्छा नंबर गेन करते हैं, मतलब 7 है, हो सकता है आपको 6 नंबर दे दे, क्योंकि आपके लिखावट के अप्रोप्रिएट शॉर्ट एंड स्वीट लिखावट पे ही नंबर मिलता है। इसलिए आपको बार बार आपके प्रश्नों को तोड़ के बता रहा हूँ, किस प्रश्नों को कहाँ से आपको मैनिपुलेट करना चाहिए था। आई थिंक आप इसी तरह किए होंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे नंबरों से पास होंगे। सभी जितने स्कॉलर थे, जितने स्टूडेंट थे, सभी का इस बार क्लियर हो जाएगा, किसी का सप्लीमेंट दोबारा नहीं देने को मिलेगा। इस तरह प्रश्न आपने, उम्मीद है आपने किया होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। और स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड जितने पेपर होते हैं, IDHI VI CP के, सभी कोई भी आपको समस्या हो तो बखूबी आप कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, और सभी को ऑल द बेस्ट अच्छे नंबर्स पास होने के लिए।